हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं 10 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस कंपनी ने हाइपरलूप स्पोर्ट ट्रेन में मानव सवारी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों, वर्जिन कंपनी। अब समझते हैं दोस्तों, ये हाइपरलूप स्पोर्ट ट्रेन की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, दूसरी चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज दोस्तों, ये आपका कहां परीक्षण किया गया है और भारत में इसकी क्या स्थिति है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जो हाइपरलूप स्पोर्ट ट्रेन है, अगर ये इन फ्यूचर में दोस्तों सक्सेस हो जाती है या आपका जो है जमीन पे उतर आती है, तो ये चीज ध्यान रखेगा दोस्तों, आपका ये विश्व की सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। अब दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी जो गति मानी जा रही है, वो मानी जा रही है, इसकी गति लगभग आपका 1243 किलोमीटर प्रति हार किलोमीटर होगी। कहने का मतलब 1243 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या होगी, रफ्तार होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तेज गति से जो ये ट्रेन होगी वो चलेगी। दूसरी चीज दोस्तों, आपका ये जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है अमेरिका का एक स्टेट है जो अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भी काफी चर्चाओं में था। उसका नाम है दोस्तों नेवादा स्टेट। कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये जो नेवादा स्टेट है, इसी नेवादा राज्य में आपका इसका सफल परीक्षण किया गया लॉस वेगस नामक स्थान पे। कहां पे किया गया दोस्तों? लॉस वेगस नामक स्थान पे वर्जिन कंपनी के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब दोस्तों, जब इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तो भारत में भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। अब वो चर्चा क्यों होने लगी, इसको हम लोग समझते हैं। अब दोस्तों, ये जो वर्जिन कंपनी के मालिक हैं, जिनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। क्या नाम है दोस्तों? रिचर्ड ब्रांसन। इस रिचर्ड ब्रांसन और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके बीच में आपका दोस्तों 2008 में एक प्रस्ताव हस्ताक्षर किए गए। अब वो रेजुलेशन या वो प्रस्ताव क्या था दोस्तों? पीएम मोदी और आपका रिचर्ड ब्रांसन, जो इसके संस्थापक हैं वर्जिन कंपनी के, इन दोनों के बीच में आपका एक प्रस्ताव पारित हुआ दोस्तों कि अगर इन फ्यूचर में हाइपरलूप स्पोर्ट ट्रेन सक्सेस हो जाती है तो आपका पहली जो ट्रेन लगाई जाएगी वो भारत में लगाई जाएगी। और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक लगाई जाएगी? मुंबई से दोस्तों पुणे के बीच में। कहाँ लगाई जाएगी दोस्तों? मुंबई से पुणे के बीच में। इस फैक्ट को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इसका जो अभी आपका ट्रायल किया गया है, ये आपका क्या हो गया है, सक्सेस हो गया। अब ये जो ये ट्रायल किया गया दोस्तों, वो आपका 500 मीटर ट्रैक पे किया गया, जो हाइपरलूप स्पोर्ट ट्रेन का ट्रैक लॉस वेगास नेवादा स्टेट यूएसए में बनाया गया था। 500 मीटर के ट्रैक पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और आपका ये जो परीक्षण था वो आपका क्या रहा, सक्सेस रहा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस परीक्षण के दौरान जो हाइपरलूप स्पोर्ट ट्रेन है, इसकी जो स्पीड रखी गई, इसकी जो गति रखी गई, वो आपका 172 किलोमीटर रखी गई। अब आप एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं या आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि इसकी आपका जो गति होगी वो प्रति घंटे की रफ्तार से 1243 किलोमीटर होगी, तो सर आपका यहाँ 172 किलोमीटर के प्रति घंटे की आर से ये क्यों दौड़ी? अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिर्फ आपका 500 मीटर ट्रैक था। अगर 500 मीटर ट्रैक में आपका इतनी तेज गति से यानी 1243 किलोमीटर प्रति हार की गति से, प्रति घंटे की गति से अगर इसको दौड़ाया जाता तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ट्रैक ले उड़ती है और साथ में पता नहीं कितना नुकसान करती। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये क्या था? ट्रायल था। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस ट्रायल में पहली बार 2 व्यक्तियों ने सवारी की। उन 2 व्यक्तियों का नाम आपको एकदम से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसको रिवाइज करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब उन 2 व्यक्तियों की तस्वीर दोस्तों आप हमारे स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये है दोस्तों आपका
दो व्यक्ति जिन्होंने इस हाइपर लूप ट्रेन में पहले परीक्षण में क्या की, सवारी की। अब ये जो आपको दिख रहे हैं सामने, इनका नाम है दोस्तों जॉस बिजेल। क्या नाम है दोस्तों? जॉस बिजेल। ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वर्जिन कंपनी में। कहाँ है दोस्तों? वर्जिन कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये जो आपको महिला दिख रही है, इनका नाम है दोस्तों सारा लुशियन। क्या नाम है दोस्तों? सारा लुशियन। और ये सारा लुशियन और जॉस बिजेल ने पहली सवारी की किसकी दोस्तों? इस हाइपरलूप ट्रेन की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, और आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पारित हुआ है? ये हुआ है दोस्तों हरियाणा राज्य में। कहाँ हुआ है दोस्तों? हरियाणा राज्य में। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, बल्कि इस दोनों क्वेश्चन को IMP यानी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये पंचायती राज क्या है, फिर आगे आपका जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों पंचायती राज भारत में जो सबसे पहले लागू किया गया था वो आपका राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? राजस्थान राज्य में। अब ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में सर्वप्रथम आपका जो है पंचायती राज क्या किया गया, लागू किया गया। इसका जो उद्घाटन किया था या इसको जो शुरू किया था दोस्तों, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को आपका भारत में पंचायती राज को लागू किया था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ वो भी कहाँ हुआ दोस्तों? राजस्थान में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, किस जिले से हुआ? नागौर जिले से। इसको भी याद रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम आपका पूरे देश में क्या हुआ, पंचायती राज लागू हुआ, उसको भी आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आपका दोस्तों हमें एक पॉइंट को समझना होगा, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को आपको समझना होगा। अब ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। आपका 1992 में जब नरसिम्हा राव भारत के आपका प्रधानमंत्री थे, तो ये नरसिम्हा राव सरकार आपका क्या लेके आती है, एक आपका विधेयक लेके आती है 73वां संविधान संशोधन के रूप में। अब ये जो संशोधन होता है दोस्तों, ये बाद में आपका जो है अधिनियम बन जाता है जब ये पारित होता है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से। किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो 73वां संविधान संशोधन था या भारत में जो पंचायती राज था, ये संपूर्ण भारत में आपका जो पंचायती राज लागू हुआ वो हुआ दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। कब हुआ दोस्तों? 24 अप्रैल 1993 को। ये जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992, वो आपका 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, पूरे भारत में क्या होता है, लागू होता है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये रखनी है कि इसी 24 अप्रैल को संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब ये पंचायती राज दिवस मनाने की जो घोषणा हुई दोस्तों, ये हुई दोस्तों 2010 से। कब से हुई दोस्तों? 2010 से। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पंचायती राज है अभी आपका वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, कुछ स्टेट्स को छोड़कर जहां पर स्पेशल रेजुलेशन है। जैसे दोस्तों इस बात में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे कि पंचायती राज क्या है, भारत के किस राज्यों में, जैसे पेशा एक्ट पूर्वोत्तर भारत में किन कुछ राज्यों में आपका उनको स्पेशल आपका क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राइट्स दिए गए हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पंचायती राज है वो संपूर्ण भारत में लागू कब होता है दोस्तों? 24 अप्रैल 1993
3 को। अब आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 73वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था, यानी संशोधन हुआ था, और जब विधेयक बना तो उसके बाद आपका दोस्तों आर्टिकल 243 में लगभग आपका आर्टिकल 243A से आपका O तक पंचायती राज के लिए क्या जोड़े गए दोस्तों? अनुच्छेद जोड़े गए। क्या जोड़े गए दोस्तों? अनुच्छेद जोड़े गए। इस बात को भी क्या करना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो 243 आर्टिकल है वो भी आपका पंचायती राज से संबंधित है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपका जिस समय भारत का संविधान बना था या मूल संविधान था, उसमें ग्राम सभा का उल्लेख या ग्राम पंचायतों का उल्लेख आपका किस अनुच्छेद में था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्राम पंचायतों का उल्लेख आर्टिकल 40 में था। किस अनुच्छेद में था दोस्तों? भारतीय संविधान का आपका भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, इसके आर्टिकल 40 में साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। और यही आर्टिकल बाद में भारत में पंचायती राज का क्या होता है दोस्तों? मार्गदर्शक बनता है। तो ये बात आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखें। अब ये राइट टू रिकॉल क्या है दोस्तों, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। राइट टू रिकॉल का मतलब ये है दोस्तों, अभी जैसे हम लोग देखते हैं एक ग्राम पंचायत होती है, फिर आपका जो है ग्राम, उसके अंदर एक गांव होता है यानी ग्राम पंचायत, या आपका जो है उसको ग्राम सभा आप कह सकते हैं। दूसरा जो आपका होता है वो होता है दोस्तों क्षेत्र पंचायत, और तीसरा होता है दोस्तों जिला पंचायत। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यदि ये तीनों आपका अंग, कहने का मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत, अगर ये जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के सदस्य आपका चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जीतने के बाद अगर आपका जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो जनता इनको क्या कर सकती है, रिकॉल कर सकती है, यानी वापस बुला सकती है कि भाई साहब आपके बस का बात नहीं है, अब आप बैठ जाइए, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप जनता ने जिस वजह से आपको चुना था, जिसके लिए आपको चुना था, वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उन कार्यों पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यदि उस गांव के व्यक्ति, उस ग्राम पंचायत के व्यक्ति, उस ग्राम सभा के आपका वयस्क मताधिकारी जो होते हैं, यानी वयस्क जो मताधिकारी होते हैं, वो अपने 50% से आपका क्या दे देते हैं, यानी 2/3 बहुमत से इस आपका बिल को पारित कर देते हैं, या ये कह देते हैं कि भैया आपका जो है, आप क्या नहीं है, इस पद पर बैठने के लायक नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों जो पदाधिकारी होगा या जो भी आपका उस समय निर्वाचित हुआ होगा किसी भी पद पर, चाहे वो ग्राम सभा के स्तर पर हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के स्तर पर हो या आपका जिला पंचायत के स्तर पर हो, उसको राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत वापस बुलाया जाएगा और उसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी शुरुआत है और हम इन फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो है विधानसभा और लोकसभा में भी आए, ताकि हम इसका क्या कर सकें दोस्तों, प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आपका दोस्तों बहुमुखी प्रतिभा के धनी पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे का संबंध किस राज्य से है, जिन्हें हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर याद किया? ये है दोस्तों महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य से ये आपका बिलोंग करते थे। अब जानते हैं दोस्तों ये जो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे थे ये कौन थे, इनका संबंध आपका जो है किस क्षेत्र से था? सबसे पहले तो दोस्तों ये फोटो देख लीजिए आप, ये फोटो आपका पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी की है। अब ध्यान रखें दोस्तों, ये जो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे थे ये आपका महाराष्ट्र राज्य से। दूसरी बात दोस्तों, इनका जो जन्म होता है वो 1919 में होता है, इसी मुंबई में, यानी 1919 में। और इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों वो 12 जून 2002 में होती है। और अभी हाल ही में इनकी 101वीं जयंती मनाई गई है। और इसी 101वीं जयंती मनाने पर आपका गूगल ने डूडल बनाकर इनको क्या किया, याद किया। अब जो अगला पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। इनको पुल
नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? इनका उपनाम क्या था दोस्तों? पुल नाम था। और अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला इंटरव्यू लिया था। क्या लिया था दोस्तों? पहला इंटरव्यू लिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी हैं, जिसकी तस्वीर आपको सामने दिख रही है, ये एक मराठी लेखक थे, एक साथ में अभिनेता भी थे और साथ में मराठी निर्देशक भी थे। तो ये सारे पॉइंट आपका दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अच्छे से इनको क्या करिएगा? रिवाइज करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चाओं में है। अब वो क्यों चर्चाओं में है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इस मंदिर का प्रबंधक बोर्ड की चर्चा हो रही है। अब ये है दोस्तों केरल के पत्तनमटी जिले में। कहाँ है दोस्तों? केरल के पत्तनमटी जिले में। दोस्तों हाल ही में ये आपका इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आपका यह जो मंदिर है, यहाँ पर पहली बार, अब इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहली बार आपका एसटी समुदाय के व्यक्ति को, एसटी का मतलब होता है दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, एसटी के पहले व्यक्ति को इस मंदिर में क्या बनाया गया है? पहली बार पुजारी बनाया गया है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, ये पहले भी बहुत चर्चाओं में था। वो इसलिए चर्चाओं में था दोस्तों, लगभग इस मंदिर के 800 साल के इतिहास में दोस्तों पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को आपका इस मंदिर में जाने की क्या दी? अनुमति दी। अब आपका दोस्तों पहले ये मान्यता थी कि यहाँ पर 10 वर्ष से जो 50 वर्ष की महिलाएं थी वो आपका क्या नहीं कर सकती थी? प्रवेश नहीं कर सकती है। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि भैया क्यों नहीं प्रवेश कर सकते, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों महिलाओं को यहाँ जाने का अधिकार दिया। यानी पहली बार 800 साल के इस मंदिर के इतिहास में पहली बार आपका जो है महिलाओं को क्या मिला? राइट्स मिला। इसीलिए सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चाओं में था और वर्तमान में इसलिए चर्चाओं में है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी एसटी समुदाय के व्यक्ति को पुजारी बनाया गया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों ये सबरीमाला मंदिर क्या है और आपका इसकी क्या आपका जो है कहानी है, पूरा इतिहास है। दोस्तों ये जो मंदिर है वो एक्चुअली में लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। किसको? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो अयप्पा है इसी को आपका ये सबरीमाला मंदिर क्या है दोस्तों? समर्पित है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका अयप्पा हैं ये कहा जाता है कि ये शिव और मोहिनी के पुत्र थे। जब आपका शिवजी मोहिनी के आपका जो है रूप में आए तो उसी समय आपका इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो सबरीमाला मंदिर है यहाँ का एक प्रबंधन बोर्ड है। क्या है दोस्तों? प्रबंधन बोर्ड है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका नाम है दोस्तों त्रावणकोर देवस्म बोर्ड। क्या है दोस्तों? त्रावणकोर देवस्म बोर्ड। इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ आपका सबरीमाला मंदिर के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आप अच्छे से क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर प्रतियोगिता 2020 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। ये दोस्तों रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर आपका जो है पेरिस मास्टर प्रतियोगिता 2020 का क्या जीता है? खिताब जीता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों 2-3 टेनिस खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए। पहले तो है
दोस्तों राफेल नदाल। क्या है दोस्तों? राफेल नदाल। इस राफेल नदाल को दोस्तों लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। किसका बादशाह कहा जाता है दोस्तों? लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो लाल बजरी पर खेला जाता है वो फ्रेंच ओपन खेला जाता है और इसका बादशाह किसको कहा जाता है? राफेल नदाल। और ये जो राफेल नदाल है दोस्तों, ये स्पेन के निवासी है। कहाँ के? स्पेन के निवासी। और हाल ही में जो फ्रेंच ओपन जीता था दोस्तों, वो आपका लाल बजरी के बादशाह राफेल नदाल ने जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों रोजर फेडरर। कौन है दोस्तों? रोजर फेडरर। ये रोजर फेडरर आपका दोस्तों स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्विट्जरलैंड में इनके नाम का 20 फ्रैंक का सिक्का चलता है। कितने फ्रैंक का दोस्तों? 20 फ्रैंक का सिक्का चलता है। और तीसरे खिलाड़ी हैं दोस्तों नोवाक जोकोविच। कौन है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। और ये जो नोवाक जोकोविच है दोस्तों, वो आपका कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? सर्बिया के। ये बातें आपको क्या करनी है? अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा वर्चुअल लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर है दोस्तों वाराणसी, यानी वाराणसी के सोमनाथ नामक स्थान पर। इसका पुराना नाम काशी भी है दोस्तों, माफ करिएगा, और इसको सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्यों चर्चाओं में है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी जब आपका जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया, तो ये सोमनाथ आपका काफ़ी चर्चाओं में है। पहली बात तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सोमनाथ है, ये सोमनाथ आपका वाराणसी में स्थित है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपका ये जो सारनाथ नाम है इसका, ये सारनाथ आपका काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। अब वो प्रसिद्ध स्थान क्या है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये प्रसिद्ध स्थान क्यों है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सारनाथ है, इसी सारनाथ पर आपका बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो इसी घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आपका कहीं ना कहीं, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप क्या ना करें, गलत ना करें। अब आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका लाइट एंड साउंड शो है, ये भगवान बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध की जीवनी को इस लाइट एंड साउंड शो में दिखाया गया है। और इस साउंड शो का जो इस शो को जो आवाज़ दिया है, वो आवाज़ दी है दोस्तों अमिताभ बच्चन ने। किसने दी है दोस्तों? अमिताभ बच्चन ने। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी जान लेते हैं। पहली बात तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। अब दोस्तों आपको शायद याद हो, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नवाबों का शहर। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो लखनऊ है वो किस नदी के तट पर है? वो आपका जो है गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है दोस्तों? गोमती नदी के तट पर। यूपी की भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपका जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश की है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें भी आपका कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है आपका 80 सीटें। कितनी है दोस्तों? 80 सीटें लोकसभा की हैं। जबकि राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें पूरे भारत में कहाँ है दोस्तों? यूपी में है, और वो है आपका दोस्तों 31। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, विधानसभा की भी सर्वाधिक सीटें यही हैं, और वो कितनी है दोस्तों? 403। और चौथी बात याद रखिएगा दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या भी कहाँ है? यूपी में है, और उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 100 यानी 100।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी हाल ही में छतरी योजना इसी राज्य के द्वारा की गई, शुरू की गई, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। किस राज्य द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑपरेशन दुराचारी चलाया गया है, जो ऑपरेशन दुराचारी चलाया गया है वो भी आपका दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ऑपरेशन को चलाया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दुधवा नेशनल पार्क है, क्या दोस्तों? दुधवा नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क भी आपका यूपी में है। कहाँ है दोस्तों? यूपी में। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो गवर्नर है दोस्तों वो है आपका आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। इस बात को भी क्या करना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट दोस्तों अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिखेंगे। इसीलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद करिए, साथ में इन पॉइंट्स को आपका अच्छे से लिख लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। यह कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड यानी देवों की नगरी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। अब ये लंबे सिंगल मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया दोस्तों 9 नवंबर को। अब ये 9 नवंबर को क्यों किया दोस्तों? 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? 9 नवंबर 2002 को आपका, सॉरी माफ करेगा, 2000 को आपका उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और ये भारत के 27वें राज्य के रूप में क्या हुआ था? यूपी से अलग होकर स्थापित हुआ था। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वो किया गया उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? टीएस रावत, जो उत्तराखंड के क्या हैं दोस्तों? सीएम हैं। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये जो ब्रिज है यानी आपका सिंगल मोटर बेल सस्पेंशन ब्रिज है, ये ब्रिज आपका टिहरी झील के बीच में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? टिहरी झील में बनाई गई है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये है दोस्तों आपका सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज। ये दिख रहा है आपको दोस्तों, ये ब्रिज आप देख सकते हैं। इस ब्रिज में आपका दोस्तों बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं है? पिलर नहीं है। ये देख सकते हैं आप, फुटपाथ को देख सकते हैं। और ये दोस्तों देखिए जो टिहरी झील है, ये टिहरी झील को आप देख सकते हैं। इसी टिहरी झील में इस ब्रिज को बनाया गया है। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में। और ये भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज है। इस बात को भी क्या करना है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आ रहा है टिहरी। अब ये जो टिहरी आपका जो है झील है, ये आपका यहीं पर टिहरी डैम भी है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो टिहरी डैम है ये भारत की सबसे ऊंची डैम है। क्या है दोस्तों? सबसे ऊंची डैम है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 260.5 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 260.5 मीटर इस टिहरी डैम की ऊंचाई है। और ये जो टिहरी डैम है ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है। एक तो है दोस्तों भागीरथी और दूसरा है दोस्तों भिलंगना। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों उत्तराखंड के अदर्स फैक्ट की बात करते हैं। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला है, यहाँ पर ही स्थित है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों 1936 में होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपका दोस्तों जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो पुराना नाम था वो था दोस्तों हैली नेशनल पार्क। क्या था दोस्तों? हैली नेशनल पार्क। इस बात को भी क्या करना है? आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है उत्तराखंड
उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड के पंतनगर में, जो उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में होती है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। क्या था दोस्तों? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भी दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एकदम नोट कर लीजिएगा कॉपी में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की आईआईटी, कौन सा दोस्तों? रुड़की आईआईटी, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी स्थापना आपका 1847 में हुई थी। दूसरा पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी क्या था दोस्तों? पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। और अभी हाल ही में एक आसन वेटलैंड है दोस्तों, जिसे रामसर साइट में आपका शामिल किया गया है। ये आसन वेटलैंड भी दोस्तों कहाँ स्थित है? हमारे उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड यानी देवों की भूमि। इस बात को भी आपको क्या करना है दोस्तों? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ये पुल है, ये पुल आपका टिहरी झील में जो बना है उसका नाम दिया गया है दोस्तों डोबरा चांटी पुल। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? डोबरा चांटी पुल। क्या दिया गया है दोस्तों? डोबरा चांटी पुल। इस पुल का क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले इसका डिज़ाइन एक्चुअली में रुड़की आईआईटी ने ही बनाया था, लेकिन दोस्तों वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसीलिए आपका इस पुल का जो डिज़ाइन बनाया वो एक कंपनी है दोस्तों साउथ कोरिया की, उसका नाम है दोस्तों यासीन। क्या है दोस्तों? यासीन कंपनी जो साउथ कोरिया की है, इसी यासीन कंपनी ने इस पुल का क्या किया? निर्माण किया। तो ये था दोस्तों पूरी जानकारी आपका भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। सारे फैक्टों को इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए दोस्तों इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से इस सारे पॉइंट्स को आपका नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कोट्टूर, केरल में हाथियों के इलाज और देखभाल के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र आपका क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, देखो हाथी दिवस तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी दोस्तों इसी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, अभी सीडीएस के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये आपका विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ये सारे एडिशनल फैक्ट दोस्तों आपको क्या करने हैं? एकदम नोट कर लेने हैं। क्या करने हैं? नोट कर लेने हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, भारत में दोस्तों जो आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट दोस्तों? एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, वो किया गया था दोस्तों 1992 में। कब किया गया था दोस्तों? 1992 में। इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में सोनपुर पशु मेला का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार। शायद आपने सुना होगा दोस्तों इस सोनपुर पशु मेले के बारे में। अब ये कहाँ, किस क्षेत्र में किया जा रहा है? जो हरिहर क्षेत्र है बिहार का, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सोनपुर पशु मेला है, ये सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अब इसकी इसलिए चर्चा हो रही है दोस्तों आजकल समाचार पत्रों में, क्योंकि इस पर आपका सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ये सोनपुर पशु मेला आयोजित होगा, क्या 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों कोविड-19 की वजह से इस मेले पर अभी भी आपका क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए ये क्या है दोस्तों अभी चर्चाओं में। जब दोस्तों 2019 में आपका
इस सोनपुर पशु मेले का आयोजन किया गया था, तो आपका उसकी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग सी दोस्तों, आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसकी थीम थी दोस्तों जल जीवन और हरियाली। क्या थी दोस्तों? जल जीवन और हरियाली। इस बात को क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पटना है वो आपका गंगा और सोन नदी के तट पर है। कहाँ है दोस्तों? गंगा और सोन नदी के तट पर आपका पटना स्थित है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो आपका सोनपुर पशु मेला है ये आपका प्रत्येक वर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन इस बार क्या है, इस पर सस्पेंशन बना हुआ है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं नीतीश कुमार। अब आपका दोस्तों अभी कल ही रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट क्या आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विधानसभा की जो सीट है यहाँ पर 243 है, और लोकसभा की सीट है दोस्तों 40, राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 16। इन सारी बातों को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में यूरोप के किस देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 1.5 करोड़ मिंक मारने का आदेश दिया है? मिंक कहने का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों ऊद बिलाव। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊद बिलाव। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊद बिलाव। इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये देश है दोस्तों डेनमार्क। कौन है दोस्तों? डेनमार्क। और डेनमार्क की जो राजधानी है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, कहाँ है? कोपेनहेगन। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों डेनिश क्रोने। अब इसको समझते हैं दोस्तों कि ये आपका मिंक को क्यों मारा जा रहा है। किसको मारा जा रहा है दोस्तों? मिंक को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से आपका इन मिंक की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है। इस वजह से आशंका लगाई जा रही है कि इससे कोविड-19 को बढ़ने में और ज़्यादा क्या हो सकती है, आपका मदद हो सकती है। तो इस वजह से आपका एक संभावना जताई जा रही है कि शायद इससे ज़्यादा प्रसार होगा, इस वजह से इन्हें मारने का आदेश दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप नोट डाल के इसे नोट कर सकते हैं। हाल ही में आपका कुछ ही समय हुआ है, लगभग 5-6 महीने पहले, एक देश था जिसने ऊंटों को मारने का आदेश दिया था अपने देश में पानी की आपूर्ति के लिए, और उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी दोस्तों, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, इस वजह से ऊंटों को वहाँ पर मारने का आदेश दिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब जानते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट डेनमार्क के बारे में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, क्या है दोस्तों? द्वीप है, आइलैंड है, उसका नाम है दोस्तों ग्रीनलैंड। क्या है दोस्तों? ग्रीनलैंड। और यही ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? डेनमार्क में। आप देख सकते हैं मैप में, ये है दोस्तों आपका डेनमार्क, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये है दोस्तों आपका डेनमार्क, और यहीं स्थित है दोस्तों आपका क्या? ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? द्वीप है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ें दोस्तों, ये आपको 5 देश दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 देशों को दोस्तों स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। उसमें है दोस्तों आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको अच्छे से अपने कॉपी में क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एनालिसिस, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेने हैं और बार बार रिवाइज करना है। अगर आपको इस करंट अफेयर्स में कहीं पर कोई दिक्कत लग रही है या कहीं पर आपको लगता है कि शायद सुधार हो सकता है, तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से ताज़ा तरीन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।